भी सारा नेशनल मीडिया में जो चर्चा हो रहा है वो देख रहा हूँ। शायद आप भी शाम में वो न्यूज़ फॉलो हुए होंगे। हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। या इसमें बहुत सारे खास बात और सब्सटेंशियल एविडेंसेस जो हम लगातार 2013 से हम जो दुनिया को बताते आ रहे हैं। खास करके बहुत सारे पॉलिटिकल कम्युनिटी को भी हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, आज उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसने सबूत दिखाया। हाँ, बहुत सारे सबूत दिखाए गए हैं। या और हम लोग जो है पूर्व में जो बहुत सारी बातें बता रहे थे। यस। और जो हमारे पास एविडेंसेस थे, जो ईवीएम मशीन की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, वो इम्प्लीमेंटेशन से जो प्रॉब्लम निर्माण हो रहे थे, हमने उसके आधार पर एविडेंसेस इकट्ठा किए थे, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा भी हम लोगों को बहुत सारी बातें लिखित रूप से दी गई थी। या और सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दायर किया था। या और चुनाव आयोग को बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। हम्म। दूसरी एक और बात भी है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के आदेश के ऊपर अमल करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग करने के लिए जो रूल फ्रेम किए, वो रूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन करने के हद तक बनाए हैं। इसके लिखित सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए। हमने यही ये इसके ये बात के अलावा भी हमने बहुत सारे सबूत दिए थे। बट ये सिंपल सा लॉजिक था जो मुझे बार बार शक आते रहता है कि वो समझ के नहीं समझे जैसा एक्टिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, या तो नहीं समझते वास्तव में इतना नालायक है तो नहीं, जो नहीं समझ सकते। ये मेरा हमेशा डाउट आता है, क्योंकि हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू में भी और अभी भी हमारा जो सिंपल लॉजिक है कि वो वीवीपैट का काउंटिंग के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रहे हैं 25% करो, 30% करो, 20% करो। पर हमारा तो मुद्दा ही बहुत सिंपल है। काउंटिंग नहीं करते, आपके जो भी वजह है ठीक है। रिकाउंटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? रिकाउंटिंग हाँ, तो हमारा मतलब मौलिक अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिकाउंटिंग का, वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर अमल में लाने के लिए विरोधी पार्टी के लोगों ने आज तक एक भी काम नहीं किया। या बार बार बोलने के बावजूद भी। राफेल राफेल पर कितने दिन पार्लियामेंट बंद किया, मगर एक दिन भी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागज है, उस कागज की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, इसके लिए एक दिन भी पार्लियामेंट बंद नहीं किया। मैं आपको याद दिलाता हूँ अभी साहब। भी हमारा ऐसा जब मानना है, अभी भी ऐसा मानना है हाँ हाँ। कि यदि पेपर आपको ट्रेल एक मशीन से निकलने वाला जो कागज का मतपत्र है, अगर उसकी हम्म, गिनती होती है या गिनती करने का आदेश होता है, सिंपली कि यदि कोई कैंडिडेट हार गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां कैंडिडेट हार गया, अगर वो एप्लीकेशन करे या कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन करे या कोई वोटर एप्लीकेशन करे, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो बैलेट पेपर के दौरान जब रिकाउंटिंग सारे चुनाव क्षेत्र की होती थी, उस तरह से ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर ये रिकाउंटिंग होती है और ऐसा ऑर्डर होता है, तो ईवीएम मशीन के अंदर जो गड़बड़ी है या घोटाला है, वो सारा का सारा घोटाला जो है बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, हमने लिखित रूप से इससे एक सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल। के नोटिस में ये सारी बातें लाई, लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में हमने बात यस। लाई। इसके बावजूद भी हमारे जजमेंट, हमारे केस पर 50% जजमेंट दिया गया और 50% जो पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग का मुद्दा है वो छोड़ दिया गया। यस। तो अभी मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के इसीलिए सामने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अच्छा मौका भी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों का, वोटर्स का, एवरी सिटीजन का, और बल्कि कि सारी दुनिया को दिखाने का ये एक मौका है कि इतना बड़ा अनरेस्ट पैदा होने के बाद में, इतना बड़ा डाउट्स पैदा होने के बाद में ईवीएम को सारा बंद करने के सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेना चाहिए इसको।
सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो ऑब्जेक्शन सुयो मोटो जो है वो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस को अनुरोध करता हूं कि वो सुयो मोटो कॉग्निजेंस ले और कल के कल हियरिंग इसके ऊपर करनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और इससे या अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो टेम्परिंग का जो मुद्दा है आज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर का मुद्दा है। और एग्जैक्टली यही ये कॉन्फिडेंस ऑफ द मुद्दा था, वोटर जो है कॉन्फिडेंस ऑफ वो पूरी वोटर। तरह से खत्म हो गया अब ये मामले से। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के लोकतंत्र का नंगा हो गया। इंटरनेट वो अभी सारे देश, इंटरनेशनल कम्युनिटीज और अलग अलग कंट्रीज भी जो बैन करे थे वो टैंपरिंग के आधार पे नहीं था, बल्कि वो टैंपरिंग कर सकते या नहीं कर सकते ये डाउट के अंदर डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते हैं। इस ये कॉन्फिडेंस प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी चलाने का, इस बात वो लॉजिक था। और बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स जो है, कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन जो है, वो सिस्टम, ये गवर्नमेंट सिटीजन्स को, हर नागरिक को इंस्पायर करना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी एसेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कोर्ट डिसीजंस आ रहे हो इनएडिक्वेट डिसीजंस है मेरे ओपिनियन में भी। और हम इसके पहले भी हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे हम अलग अलग जगह उठाए थे। एक किस्सा मैं आपके माध्यम से सभी को जो बताना चाहता हूँ। रिसेंटली फेसबुक और गूगल के ऊपर अमेरिकन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था, और उसमें बहुत सिंपल सा सवाल जज फेसबुक को पूछा था कि फेसबुक क्या यूजर डेटा को, मतलब फेसबुक जब इस्तेमाल करते हैं facebook.com ब्राउजर पे या तो मोबाइल ऐप पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में लॉग आउट करने के बाद में भी क्या फेसबुक यूजर बिहेवियर को ट्रैक करता है या नहीं करता है। तो फेसबुक का सीईओ बताया कि हम बहुत सारे वजह है करने के लिए। फिर जज ने रिपीटेड सवाल किया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप करते या नहीं, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि आप करने लायक है या नहीं है। तो फेसबुक को एडमिट करना पड़ा कि यह हम करने लायक है। तो उसके ऊपर ट्रायल कंटिन्यू चल रहा है अभी। एंड गूगल के रिसेंटली लास्ट मंथ जो गूगल के ऊपर ट्रायल हुआ था उसमें भी गूगल के ऊपर ये सवाल उठा था कि गूगल एल्गोरिदम के वजह से, गूगल बायसनेस के वजह से डेमोक्रेसी खतरा में आ सकता है। ये डाउट उधर पैदा किया था एक कोर्ट ने। बल्कि इंडियन कोर्ट्स हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे कोर्ट और भी पावरफुल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट्स को बहुत ज्यादा पावर भी दे चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये आशा था कि सुप्रीम कोर्ट एक डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेगा। ये बहुत सारे सिस्टम हमारे पास है। बट ये आशा अभी एटलीस्ट ये इसके बाद में ये आशा हमको करना चाहिए, सभी सभी नागरिकों को भी इसके ऊपर जागरूक होना चाहिए कि सिंपल सा प्राइवेट कंपनीज के ऊपर केसेस को अलग कंट्रीज के कोर्ट्स कैसा देख रहे हैं, और इंडियन कोर्ट्स एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ कोर्ट्स का इंक्लिनेशन या कोर्ट्स का बिहेवियर कैसा है ये भी हमको देखना पड़ेगा। बल्कि कोर्ट के ऊपर सारा विश्वास रखते हुए ये कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका ऑब्जर्वेशन जो मुझे एक बार शेयर कर चुके थे कि मेरी दो तीन बातें हैं। तो एक मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि वो इस पर अमल करने के लिए, वीवीपैट पर अमल करने के लिए रिलक्टेंट है। यस, ये रिकॉर्ड में लिखा है, जजमेंट कॉपी रिकॉर्ड में लिखा है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, और जो उन्होंने लिखा जजमेंट में रिलक्टेंट है, वो बाद में एविडेंस हो गया कि ऑर्डर देने के बाद भी चुनाव आयोग ने इस पर अमल नहीं किया 2014 के चुनाव में, या बल्कि वो बहाने करता रहा। आरटीआई में ये सवाल पूछते रहे। हाँ, हम बार बार आरटीआई में सवाल पूछते रहे, सिंपल सा सवाल कि आपके पास कितने वीवीपैट मशीन हैं। वो बार बार बोलते रहे कि हमारे पास कुछ भी एक्वायर नहीं किया। हाँ। उनका दूसरी बिहेवियर बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि हमने एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया कि चुनाव आयोग जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, और उसके सारे लिखित सबूत दिए। या करेक्ट। फिर हमने रिजॉइंडर में एविडेंस दिया कि इन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया, एफिडेविट दाखिल किया, उसमें 2 झूठ उन्होंने बोले। वो हलफनामा में झूठ बोलना क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर चुनाव आयोग ने झूठ लिख कर दिया, और इसको भी हमने प्रमाणित किया, सिद्ध किया। इसके बावजूद भी एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर ये काम करना चाहिए था और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति फैजल ने जो निर्णय दिया था, वो निर्णय ये था कि चुनाव आयोग को बहुत सारे अधिकार नहीं देने चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने खतरा है, बताया वो डेमोक्रेसी के लिए इतने सारे अधिकार देने से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा, खतरा पैदा हो सकता है, डाउट उन्होंने एक्सप्रेस किया था। हाँ, ये रिटर्न में, जजमेंट में उन्होंने लिखा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी भारत के न्यायपालिका में ऐसे जज है, और दुख ये है कि न्यायमूर्ति फैजल का जो ऑब्जर्वेशन था कि ऐसे अधिकार देने से चुनाव आयोग जो है लोकतंत्र को खतरा पैदा कर सकता है, वो बात प्रूव हो गई। करेक्ट। इसलिए मैं न्यायपालिका को अनुरोध करता हूं कि उसका रिव्यू किया जाए। करेक्ट। एक रिव्यू करने की भी मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। दूसरा, अभी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी है, जो कि ईवीएम के बारे में बहुत सारे बातें भी जानते हैं। वो जजमेंट के अंदर भी, वो जजमेंट में, सदाशिवम के जजमेंट में वो एक जज थे, वो शामिल थे, और रिसेंटली अपना कंटेम्प्ट ऑफ सारी चीजें मालूम है, शामिल थे। उनको सारी चीजें मालूम है, उनको सारी चीजें मालूम है। तो हमको ये आशा जरूर रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध भी करना चाहिए, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो इमीडिएटली इश्यू को लिए और ईवीएम्स को सारा रद्द कर दे फिलहाल, और उसके ऊपर एक टॉप लेवल के जुडिशियल इंक्वायरी भी होना चाहिए, और उसका सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैनल में होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत बार हमारे रिसेंटली नेशनल कन्वेंशन में भी आप बता चुके थे, ईवीएम के जब डिस्कशन था, कि डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर जो है, ये सबसे बड़ा मायना रखने वाली चीज है। तो ये कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर के जजमेंट में भी बताया था, कि ये डिसीजन अभी लेना चाहिए। और मेश्राम साहब, मैं दूसरे भी ये जो आज लाइव हुआ था, उसमें खास 2-3 बातें ऑब्जर्व करने के लिए आया, कि वो जो स्काइप में एक्सपोज करने के लिए जो आया था, जो जिसका नाम सैयद बताया जा रहा, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि 2013 में जो हैदराबाद में राइट्स हुए थे, वो राइट्स के अंदर कई लोग मारे गए। वो जो मारे गए, उनके अंदर वो शायद का टीम मेंबर्स थे जो ईवीएम टैंपरिंग के प्रोग्रामिंग करे थे, वो टीम मेंबर्स थे। ये अकेला बच के अमेरिका चले गए थे, ऐसा एलिगेशन लगाया। तो इससे ये डाउट आता है कि बीजेपी अगर ये कर सकती है, तो उस समय का इधर गवर्नमेंट जो था कांग्रेस की थी, और अगर पुलिस को इस्तेमाल करके एनकाउंटर्स करवाना है या राइट्स में किसी को मारना है, तो पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि स्टेट में कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी। तो जो लोग समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस, अब ये बीजेपी ही करके आई, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, तो उनके लिए ये लॉजिकली वो सोचना चाहिए कि ये विदाउट कांग्रेस ये इतना बड़ा स्कैम करना नामुमकिन है। और ये सवाल यह भी ये है कि कांग्रेस चुप क्यों है? नहीं, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल बेनिफिट है। बहुत खास बात बताना चाहता हूं, 2 बातें। एक तो बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है और कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों के पास 3.5% वोट है, और वोटों की चोरी किए बगैर दोनों पार्टियों को फायदा नहीं हो सकता।
एक बात। दूसरी बात, सबसे बेहतरीन तरीका है ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने का, क्योंकि बैलेट पेपर पर उसका फिजिकल एविडेंस रहता है करेक्ट। और ईवीएम मशीन के एविडेंस सारे के सारे उनके नियंत्रण में है और उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई ले नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो कोर्ट में एविडेंस भी नहीं प्रूव कर सकता। ये इनके फेवर में। तीसरी बात कि आज तक ईवीएम मशीन का कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ही फायदा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर दोनों को ही फायदा हुआ। 4 और 9 को कांग्रेस को, 2014 को बीजेपी को, और मेरा अभी 200% डाउट है कि 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, और ये बीजेपी को फायदा क्यों होगा? क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीजेपी में। ये सब्सटेंशियल एविडेंसेस से ये लॉजिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 इलेक्शन कांग्रेस जीत कर आया और ये 2 इलेक्शन बीजेपी जीत कर आएगी। उसके बारे में भी हमारे पास सबूत है। हाँ। और ये सबूत मैं इसके पहले भी कई बार सारे देश भर के लोगों को दे चुका हूं। और इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है और जीवीएल नरसिंह राव है। इनिशियल स्टेज में इन्होंने ईमानदारी का काम किया, मगर बाद में वो इस षड्यंत्र में शामिल हो गए और इसे भी मैं प्रूव कर सकता हूं। और आखिरी बात कि ईवीएम मशीन से बैकवर्ड की पार्टी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ 2014 में। शेड्यूल कास्ट की पार्टी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। शेड्यूल ट्राइब की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान हुआ। डीएमके जो बैकवर्ड की पार्टी है तमिलनाडु में, उसको नुकसान हुआ। झारखंड में झारखंड विकास पार्टी जो मुंडा की है, उसको नुकसान हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस की जो पार्टियां है उसको नुकसान हुआ और जो ब्राह्मणों की पार्टियां है उनको फायदा हुआ। एक मैं खास बात मतलब बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में होने के बावजूद जयललिता को फायदा हुआ। हाँ। ममता बनर्जी को फायदा हुआ, पटनायक को फायदा हुआ। मैं हैरान करने वाली बात है कि हम लोग भारत के जातिवादी जो लोग हैं वो जातिवाद करते हैं, ये बात तो सही है, मगर ईवीएम मशीन जातिवाद क्यों कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आया बहुत दिन तक। मगर बाद में विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ईवीएम मशीन का ऑपरेट करने वाले लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं और इसलिए ये ब्राह्मणवादियों को फायदा पहुंचा रही। आपकी ही एक खास बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो मुझे इस समय अप्रोप्रिएट लग रहा है। गोपीनाथ मुंडे जी का डेथ होने के बाद में एक मीटिंग के दौरान आप कहे थे कि गोपीनाथ मुंडे की डेथ ओबीसी जनगणना से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि वो ईवीएम से जुड़ा हुआ मामला है। ये आप एक मीटिंग में कहे थे। और मुझे अभी आज का जो लंदन वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज का जो लंदन वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने सैयद ने एलिगेशन लगाया था कि गोपीनाथ मुंडे इसमें शामिल थे और गोपीनाथ मुंडे इसको एक्सपोज करना चाहते थे। तो आपकी उस समय की बात अभी मुझे बहुत रिलेवेंट लग रहा है। मैं जब गोपीनाथ मुंडे की हत्या होने के बाद उसका 1 साल पूरा हुआ, उसके मौके पर गोपीनाथ मुंडे के जिले में मैं गया, भीड़ में। वहां पर यह कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम आयोजित करने में उन लोगों का हाथ था जो उनके जाति के लोग थे। करेक्ट। उसके जाति के एक लेखक ने ये कहा था कि वो ओबीसी के मुद्दे पर बोलने की वजह से उसकी हत्या हुई। मैंने इसको काउंटर किया और कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मेरे पास उसके सॉलिड कारण है कि गोपीनाथ मुंडे की हत्या ईवीएम मशीन की वजह से हुई और ये पहली हत्या है। ईवीएम मशीन की वजह, ईवीएम मशीन ने ये पहले एक नेता की हत्या की। मगर अभी जो जानकारी मेरे पास आ रही है, जो उसने बताया
कि ईवीएम मशीन ने इसके पहले भी हैदराबाद में हत्याएं की। हाँ। जो जानकारी आई है उसके अनुसार तो मुझे अभी ये लगता है ये पहली हत्या नहीं है। तो इसके ये गोपीनाथ मुंडे की हत्या क्यों हुई उसका उस समय मैंने तर्कशास्त्र बताया था। एक कि ईवीएम मशीन से पहले से पता चलता है, ईवीएम मशीन से पहले से पता चलता है किसको बहुमत मिलने वाला है, एक बात। दूसरी बात, उसके आधार पर महाराष्ट्र के विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, ये पहले से प्लानिंग हो गया। अगर बीजेपी को बहुमत मिलेगा तो 200% गारंटी है गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र की जो ब्राह्मण लॉबी है वो ये नहीं चाहते थे कि गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री बने, इसलिए ब्राह्मण लॉबी ने गोपीनाथ मुंडे की हत्या की। और उसका दूसरा एविडेंस है कि उसका फायदा एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने में हुआ। जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था गडकरी को, उसके लिए उन लोगों ने बड़ा हंगामा किया, उनके जाति के लोगों ने, इसलिए उसको हटाकर दूसरे ब्राह्मण को मुख्यमंत्री, मगर ब्राह्मण को ही बनाया गया। तो अपराध शास्त्र में यह कहा जाता है कि इस हत्या से फायदा किसको हुआ, फायदा अगर हुआ तो माना जाता है कि वो भी उस हत्या में सहभागी रहा होगा। अनुमान ऐसा अपराध शास्त्र में निकाला जाता है। तो मैंने उस समय ये बताने का प्रयास किया था, उस समय की बात, ये जो बताया गया इससे ये प्रमाणित हो जाता है। ये जो बताया अभी इन्होंने बताया, इससे ये बात, मेरे पास एविडेंस नहीं था इतना डायरेक्ट, तो अभी ये डायरेक्ट एविडेंस के आधार पर मैंने जो अनुमान के आधार पर, तर्क के आधार पर बताया था, अभी ये तर्क का मुद्दा जो है ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया है। और ये एविडेंस ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ है, ये कंफर्म हो गया है। हाँ, बहुत गंभीर मामला है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ऐसा मानता हूं कि भविष्य में दो बातें करनी चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट को जो अनियंत्रित सत्ता, अनियंत्रित पावर दिया चुनाव आयोग को, वो फौरी तौर पर रद्द करे। और दूसरा, न्यायपालिका का 3 जजेस का पैनल हर चुनाव को निगरानी करे। अभी फिलहाल ये सारे एलिगेशंस के ऊपर भी एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी भी बैठना चाहिए। अभी एक नई जानकारी मिली श्रीकांत, आपको शायद पता चला होगा कि ऑल अपोजिशन पार्टी के लोगों ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है। हाँ, चुनाव आयोग को मिलने के लिए, वो मिलने वाले हैं। हाँ, उसमें अरविंद केजरीवाल भी है, जिसको हमने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे। हम इसके पहले भी उनसे बात कर, इसके पहले भी उनसे बात कर रहे थे, एविडेंसेस दिए थे। अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको कांटेक्ट करूं और हमारे तक जो है, हमारे एविडेंसेस जो है उनको दिए। और हम तेलंगाना के इलेक्शंस में, खास करके इलेक्शंस के पहले ही हम ये बता चुके थे कि कम से कम 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये टैंपरिंग होने वाला है। ये टैंपरिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि टीआरएस पार्टी बीजेपी प्रो पॉलिटिक्स इधर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीआरएस डायरेक्टली जाके बीजेपी के साथ में अलायंस करके राजनीति करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग हमारा नहीं था, बल्कि बीजेपी प्रो राजनीति टीआरएस करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमने ये बताए थे कि 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगा, क्योंकि 38 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम ये डेटा के साथ में पब्लिश कर चुके हैं। और रिसेंटली आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जिधर हमने डेटा के साथ में पब्लिश किया। पोल्ड वोट से भी ज्यादा निकले ईवीएम मशीन के अंदर। जब थोड़े कंटेस्टेंट्स ने वीवीपैट स्लिप का काउंटिंग का डिमांड किया था, रिकाउंटिंग का डिमांड किया था, वो तो हुआ ही नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले 1-2 कांग्रेस पूर्व मंत्री से बात किया था, उनको बताया था कि चलो अभी तो आपको सबूत मिल गया, अभी क्या करने वाले हैं। तो वो अभी एक डायलेमा में पड़ गए। वो मुझे पर्सनली शेयर किए और ऐसा बताए थे कि अभी हम इससे वेकअप करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा हमको, ये शॉक में है हम लोग। हम ये मानते थे कि वो जो लोग हैं वो अपने दिमाग से चलने वाले लोग नहीं है, वो बद दिमाग लोग हैं। उसमें एक प्रोफेसर है, वो डबल बद दिमाग है। वो
वो और ये प्रोफेसर। इसके द्वारा वो मेरा मैसेज उनके तक पहुंचाओ। हाँ, मैं उनके वो ऊपर बेईमानी प्रोफेसर का हमको आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुनो, मैं वो लोग बेईमान है ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये बेईमान, ये आरोप लगाना ये बड़ी पदवी है, बड़ा आरोप है। मैं बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उसको छोटा आरोप लगा रहा हूं कि ये बददिमाग लोग हैं और अपने दिमाग से फैसले नहीं करते हैं, इशारे पर काम करते हैं। ये वास्तव में बददिमाग लोग हैं, हाँ, क्योंकि ये प्रोफेसर मुझे बताया था मीटिंग के दौरान कि चंद्रबाबू नायडू उनको रिक्वेस्ट कर रहा है ईवीएम के ऊपर आंदोलन करें। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रबाबू नायडू खुद नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि वो खुद ही चंद्रबाबू षड्यंत्र में शामिल नायडू था। को पिछले लोकसभा में बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ था, वो नहीं कर सकता है। और वो हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने ये प्रोफेसर को बताया, और ये प्रोफेसर मुझे बता रहा है मीटिंग के अंदर। तो मैंने उनको सवाल किया, आप क्यों नहीं कर सकते? वो हमको बोल रहे थे कि आप करो, अभी क्योंकि नरेंद्र इलेक्शन के मोदी ने पहले हम उनको चंद्रबाबू पूछ चुके थे। नायडू को हरवाने का प्लान बनाया अभी और वो हार गए। इसके लिए जगन मोहन रेड्डी और केसीआर मिलेंगे और दिल्ली से नरेंद्र मोदी उनको फायदा पहुंचाएंगे। ये सबक सिखाने का अभी प्लान दो पर दिन नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अभी बीजेपी काम दो कर दिन रही है। पहले अभी 2 दिन पहले जगनमोहन रेड्डी और केसीआर का बेटा केटीआर दोनों का मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद में हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, ये उन्होंने ऐलान किया। इसी आधार पर बता रहा हूं। हाँ। और ये गठबंधन केसीआर ने नहीं बनाया, बीजेपी ने बनवाया। हाँ, तो ये बीजेपी तो उनकी नेशनल मदद पॉलिटिक्स करेगी, में। या समझ रहे हो क्या? बीजेपी उनकी मदद करेगी और हाँ, बाद में बीजेपी को ये लोग मदद करेंगे दिल्ली में। अभी से बोल रहा हूं। रोहित वेमुला का केस दबाने के लिए रोहित वेमुला का केस दबाने के लिए टीआरएस गवर्नमेंट ने बीजेपी का साथ दिया। और अभी जो लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान उसने बताया था, सैयद ने बताया था कि वो जो कम्युनल राइट्स के अंदर उनके दोस्तों को मार दिए गए थे, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम केसीआर ने किया। और प्रो बीजेपी राइट विंग आइडियोलॉजी बढ़ाने में अभी केसीआर काम कर रहे हैं। तो ये सारे देखने के बाद में एक एक सभी के सामने ये सवाल है कि इतना इतना डाउटफुल पॉलिटिकल पार्टीज, इतना क्रेडिबिलिटी के आसपास में भी उन लोगों का कोई ताल्लुका नहीं है, ऐसे वाले पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर इतना बड़ा डेमोक्रेसी को चलाना क्या हमारे लिए वास्तव में जरूरी है? मेरा ऐसा मानना है, वो मुद्दा जो आपने हैदराबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था कि रिजल्ट के बाद ज्यादा वोट निकले, 40 के या 40 सीटों के जगह 38 सीटों में निकले। हाँ, आपने पहले बताया था कि 40 सीटों पर वो गड़बड़ी करने वाले हैं, गड़बड़ी करने वाले। तो वो उसमें से 38 सीटों पर उन्होंने गड़बड़ की और या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर आपने ज्यादा वोट के आधार पर वो प्रमाणित किया, या सिद्ध किया। उसके लिए डाटा आपने इलेक्शन कमीशन के साइट का यूज किया। या केवल तेलंगाना का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी यूज किया। हाँ, मगर आपने ज्यादा हाईलाइट किया उधर तेलंगाना के। हाँ, तेलंगाना तेलुगु के लिए और हाईलाइट वो किया। जो या डाटा आपने यूज किया चुनाव आयोग का, तो एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग को सतर्क किया कि आपको इस तरह से डाटा नहीं रखना चाहिए। ये जो एसवाई एसवाई कुरैशी है, ये जो भूतपूर्व चुनाव कमिश्नर है, ये बेईमान आदमी है, एसवाई एसवाई ये कुरैशी धोखेबाज है। ट्विटर पे लिखे चुनाव थे। आयोग कमिश्नर, इनके एसवाई ऊपर कुरैशी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एसवाई कुरैशी ट्विटर पे लिखे थे कि मैंने इलेक्शन कमीशन को, कोई ऐसी ट्विटर यूजर मध्य प्रदेश से हमारे जैसा, उसने ये डेटा पब्लिश किया था और बोला था कि एसवाई कुरैशी को भी टैग किया था शायद। तो एसवाई कुरैशी उनके ट्वीट को रिप्लाई किया और उन्होंने ये बताया कि मैंने इलेक्शन कमीशन को ये मैसेज पास ऑन कर दिया। तो मैंने एसवाई कुरैशी को एक सवाल किया कि काय के लिए किया? इलेक्शन कमीशन को ये बताने के लिए कि ऐसा डेटा पब्लिश मत करो, या तो उसको करेक्शन करो, इसके लिए बताया, ईवीएम के अंदर करेक्शन के लिए नहीं। तो एसवाई कुरैशी, या तो अभी थोड़ी देर पहले वो कृष्णन, क्या नाम है वो, साउथ इंडियन इलेक्शन कमीशन था। कृष्णमूर्ति। हाँ, कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति, इन कृष्णमूर्ति भी स्टेटमेंट दिया था, इसके पहले भी स्टेटमेंट दिया था। ये अभी मेरा ख्याल से कल तक संपत जी भी आ जाएंगे,
क्योंकि संपत जी तो खुद अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरा मेरा केस ये फाइल मानना है करने कि के आ बाद ये जाएंगे बराबर है, क्योंकि ये उसमें शामिल है, शामिल ये उस शामिल अपराध में शामिल है, ये तो जरूर आएंगे। मगर मेरा ऐसा कहना है कि जो अपराधी है वो स्टेटमेंट देकर इसका बचाव कैसे करेंगे? उन्होंने तो सबूत दिए, जब वो स्टेटमेंट से सबूतों को काउंटर कैसे करेंगे? ये लीगल जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ में जिनके है ऊपर कि आरोप है, जो आरोपी इनके ऊपर आरोप है वो खुद ही आरोपी उनका अपना सर्टिफाई नहीं डिफेंस कर जो है सकते। वो कैसे कर सकता है? हाँ, वो खुद ही फैसला नहीं कर, जो एक्यूज्ड पार्टी है वो वो खुद फैसला को नहीं अगर कर बोल दे सकता। कि मैं उसको उसको सबूत देना चाहिए थर्ड पार्टी के द्वारा। या थर्ड पार्टी के लिए ये कभी भी रेडी नहीं होते। या अभी अभी मेश्राम साहब, मैं ये लाइव में खास करके ये एक बात सभी को कन्वे करना चाहता हूँ कि टैंपरिंग के ऊपर अभी बहुत कम नहीं, मेरा मैंने इंटेंशन इसीलिए है, मतलब मैंने अपने ट्विटर पर लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर का जो विश्वास है मतदाताओं का, वो ये कार्यक्रम की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसलिए कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स को रीबिल्ड करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जुडिशियरी को पहल करना चाहिए, मैंने अपने ट्विटर या पर लिखा। टैंपरिंग या और एग्जैक्टली टैंपरिंग रवीश कुमार ने वहां से मुद्दा लेकर उस पर टीवी पर बहस शुरू कर दिया। या टैंपरिंग की मुद्दा जो है इसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा देने से अच्छा वोटर कॉन्फ्रेंस से देना चाहिए, जैसा आपने बताया। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 8 अक्टूबर का जजमेंट था, उसमें केवल वीवीपैट को जोड़ने का ऑब्लिगेशन नहीं था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बल्कि रिस्टोर ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर एक ऑब्लिगेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, जो ये जजमेंट ये पास ये किया उसके बाद महत्वपूर्ण जजमेंट में भी लिखा हुआ है या कि हम जजमेंट ये जो कर वीवीपैट रहे हैं इंट्रोड्यूस पेपर करने के ट्रेल लिए नहीं था। मशीन, ये रिस्टोर्स ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स का है। या रिस्टोर करने के लिए वीवीपैट को लाया, हाँ, वीवीपैट को लाया, इसमें वीवीपैट ये लगाने के लिए अदर वे राउंड नहीं वीवीपैट था। नहीं लगाया। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो इसके तो बारे ये में जो थ्रस्ट होना चाहिए। मैंने जुडिशियरी के अंदर बैठे हुए लोगों को यही अनुरोध किया कि अगर जुडिशियरी पहल करती है तो ये रिस्टोर होगा, लोकतंत्र का बचाव होगा। किसी या और ने पहल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, सुओ मोटो वो नोट ले सकते हैं, या उसके लिए बहुत कोई बड़ा केस लेकर जाने इलेक्शन को की रद्द जरूरत करने नहीं है। इलेक्शन को रद्द करने जितना बड़ा डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बट ईवीएम को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अवरोध नहीं है। मतलब ये तो छोटा फैसला है। ये तो छोटा मसला है। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो इलेक्शन को भी रद्द कर सकते हैं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने तक का पावर है उनके पास। या मगर और हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का बचाव करने के लिए और रिस्टोर्स ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर जो है उसको करने के लिए न्यायपालिका पहल तो करे पहले, कम से कम। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये करो वो करो। जुडिशियरी में बैठे हुए लोग जो है विद्वान लोग हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फैसला करो वो फैसला करो। वो पहल करे और जो सर्वोत्तम फैसला है रिस्टोर्स ऑफ द कॉन्फिडेंस के लिए वो करे। उनका ही जजमेंट है, हमारा है नहीं। वो अपने जजमेंट पर अमल करने के लिए पहल करे। अगर कल के कल अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट पहल करता है, सारे देश भर में विश्वास पैदा हो जाएगा। मतदाताओं के अंदर ये तो खत्म हो गया विश्वास, ये कल के कल रिस्टोर हो जाएगा। ये शाम के जो लाइव प्रोग्राम है उसके अंदर और एक खास बात, एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमको ये मिला कि एसपी, बीएसपी और कई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको अप्रोच कर रहे थे टैंपरिंग करने के लिए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो एक सिस्टम अगर टैंपर करने के लायक सिस्टम है, अगर एनी सिस्टम इज प्रोन टू बी टैंपर्ड, वो सिस्टम को तो फायदा उठाने का सब कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी बचाना या तो लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये बहुत बहुत कम इम्पोर्टेंस शब्द है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। हमको ये भी देखने के लिए आया कि इंडिया इज द मोस्ट करप्ट नेशन। इसके ऊपर डेटा आए थे, ये तो साइंटिफिक रिसर्च आए सारी थे। दुनिया के लोग कह रहे हैं।
सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं। तो ये सिस्टम्स जो प्रोन टू बी टैम्पर्ड सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स को लाना ही बहुत खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये बात को सभी ध्यान देना चाहिए। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर, कि बैलेट पेपर जो है वो लोग जो है उसको बूथ को जो है वो ये करते थे, हाईजैक करते थे, बूथ कैप्चर करते थे। ऐसा एसवाई कुरैशी ने कहा, या इसके पहले भी कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसकी वजह से ये लाया, ऐसा वो कहते हैं। मेरा कहना ये है कि टीएन शेषन ने बूथ कैप्चरिंग को 100% बंद करवा दिया था। या उस समय बूथ कैप्चरिंग बंद हो गया था। इतना, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। सुनिए, बूथ कैप्चरिंग बंद करवा दिया था। तो टीएन शेषन जैसी काबिलियत रखने वाले 30-30, 35-35 साल का आईएएस का काम करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है। तो क्या ये नालायक है क्या? टीएन शेषन ही अकेला लायक था और ये सारे लोग नालायक हैं जो बूथ कैप्चरिंग को रोक नहीं सकते? वो तो खुद को सर्टिफाई नहीं या कर तो फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको घोषित करना चाहिए कि हम नालायक है और बूथ कैप्चरिंग को रोक नहीं लगा सकते। वो खुद को सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम नालायक है, हम रोक नहीं सकते हैं, इस वजह से हमको ईवीएम चाहिए। तो इसके आधार पर ईवीएम मशीन लाना, यानी भाई वो गुंडा एलिमेंट बूथ कैप्चरिंग करता था, तो तुम मशीन के द्वारा कैप्चरिंग कर रहे हो। अरे हम लोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। चाहे ईवीएम मशीन का बूथ कैप्चरिंग हो, या चोरी हो, या बैलेट पेपर की बूथ कैप्चरिंग हो, ये दोनों के हम विरोध में हैं। हम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। करेक्ट करेक्ट। ये बताया जाता है कि वास्तव में संविधान निर्माताओं ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए संविधान चुनाव आयोग को अधिकार दिए और इसलिए सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा। करेक्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में भी वीटो नहीं होना चाहिए, इतना अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग आर सब्जेक्टेड टू ह्यूमन इमोशन, सभी लोग आर सब्जेक्टेड टू ह्यूमन एरर्स। तो किसी के पास ये वीटो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर तैयार नहीं थे, उस समय वो इंक्लाइंड नहीं थे। तो ये इलेक्शन कमीशन को भी ये लागू होता है। एंड सेकेंड फैक्टर, इंडिया इलेक्शन कमीशन का और एक रीजन ये था, जो कि हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में उनका जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें ये लॉजिक उन्होंने बताया कि बहुत जगह जो इलेक्शन होने के बाद में इनवैलिड वोट्स है, वो इनवैलिड वोट्स के वजह से जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट बदल जा रहा है, क्योंकि इनवैलिड वोट्स मार्जिन से भी कई जगह ज्यादा है। इसका डेटा भी हमको दिया था। अभी तेलंगाना के इलेक्शन, मध्य प्रदेश में और जगह 5 स्टेट के इलेक्शन में जो हमने डेटा पब्लिश किया, वो पोल्ड वोट से भी ज्यादा निकले। उधर तो इनवैलिड वोट्स थे जो कि एक्चुअल वोट्स में इनवैलिड हो गए थे, इधर पोल्ड वोट से भी ज्यादा निकले। तो सेम लॉजिक से, जो लॉजिक से इलेक्शन कमीशन बता रहा था कि इनवैलिड वोट के वजह से कोई जीतना हारना चेंज हो जा रहा है, तो इधर इनवैलिड वोट्स या वैलिड वोट्स जो ज्यादा बढ़ जा रहे, ये वोट्स के आधार पे भी ईवीएम मशीन को कैंसिल करना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन वास्तव में वो लॉजिक दे रहा था। तो इससे ये लॉजिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉजिक था इनवैलिड वोट्स का, वो केवल एक वजह था, बट उसमें ईवीएम के फेवर में कुछ वजह बोलने की वजह था, बल्कि वास्तव में उनका इंटेंशन नहीं था। वो बात सही है। ये जो लोगों को बताने के लिए बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर की वजह से ये होता है, असली वजह इन लोगों को हाईजैक करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र पर्दे के पीछे बनाया, इसके लिए ये मशीन लाया गया। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, वो ये है कि जो चुनाव आयोग ये कहता है कि इसके लिए जल्दी हम रिजल्ट लगा सकते हैं, तो संविधान निर्माताओं ने जल्दी रिजल्ट लगाने के लिए तो आपको अधिकार नहीं दिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग ये कहता है
कि इससे बैलेट पेपर से पर्यावरण को खतरा पैदा होगा, तो जो पर्यावरण के लिए एजेंसी बनाई गई है उसका काम तुमको दिया गया? चुनाव वो आयोग बोलते को, हैं कि पेपर चुनाव कमिश्नर को पर्यावरण बचाने का काम दिया गया? और पर्यावरण वो बचाने का बोलते काम करने वाली जो एजेंसी है वो नालायक है क्या? वो बोलते हैं तुमको जो कि काम दिया वो कर नहीं रहे हो, तुमको जो हम्म, काम दिया वो कर नहीं रहे हो, और जो काम नहीं दिया वो तुम कर रहे हो। अजीब किस्म की क्या बात है। हाँ उस समय हम दूसरी बात, ये हमारे एफिडेविट आंध्र में भी प्रदेश में एक रिटायर्ड जज चुनाव लड़ रहा था, हम्म, उसका वोट गायब हो गया। या करेक्ट पहले हम लोग हैदराबाद कहते थे वोटर्स का वोट गायब होता है, बाद में पता चला कैंडिडेट का वोट गायब हो गया, बाद में पता चला जस्टिस एक रिटायर्ड जज का वोट गायब हो गया। जज अपने जस्टिस चंद्र जीवन कुमार में जजमेंट करता था, न्याय करता था, अब उसके सामने संकट खड़ा हो गया कि मेरे लिए न्याय कौन करे। जस्टिस चंद्र जज कुमार है जो उनका है नाम वो चुपचाप बैठा हुआ है। या ये जस्टिस परिस्थिति। चंद्र कुमार है उनका नाम एक और बात कहना चाहता हूं, वो बहुत अहम है, कि विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए ऐसा कहते हैं, मगर पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले पेपर की गिनती होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल होना चाहिए, इसके लिए एक दिन के लिए भी पार्लियामेंट बंद नहीं किया। राफेल के ऊपर पार्लियामेंट बंद किया, राफेल से 1000 गुना बड़ा ये फ्रॉड है। राफेल का तो पैसे का फ्रॉड है, राफेल का जो है फ्रॉड वो पैसे का है, ये तो लोकतंत्र के साथ किया हुआ फ्रॉड है। ये कौन सत्ता पर आएगा ये भारत की जनता को निर्धारित नहीं करने दिया जा रहा है, ये राफेल से 1000 गुना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि वो तो केवल उनके पैसे का पास है। ये भारत की ये जनता ये को संविधान ने जो ये सारे अधिकार चीज दिया, करने के लिए वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया, ये जजमेंट में या वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है ऐसा कहा, तो पब्लिक के मौलिक फेवर में अधिकार काम के करने के विरोध लिए में, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आज किसी मैं भी पॉलिटिकल हार्श पार्टी से हमको लैंग्वेज नहीं में दिखता चुनाव कमिश्नर के विरोध में बोल रहा हूं, ये अच्छा हार्श लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके पास अनियंत्रित अधिकार है, और वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, मैं देखूंगा उनको, मैं उनको निपटूंगा फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में निपटेंगे, अभी और प्रिंट हमारा में सारे देश भर में जो संगठन है उसके लेवल पर देखेंगे। वो कोई अभी खुदा थोड़ी है, अभी चुनाव आयोग के अभी जो थोड़ी लोग हैं देर वो खुदा पहले नहीं है, चुनाव आयोग के अभी लोग कोई थोड़ी देर ब्रह्मा नहीं पहले है, एक न्यूज आया और भारत के संविधान ने उनको अधिकार नहीं दिए जो ब्रह्मा को पास थे। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आया था कि चुनाव चुनाव आयोग ये लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर लीगल कार्रवाई करने वाला है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव आयोग के विरोध में मैंने पेपर ट्रेल का केस दायर किया, वो 18 तारीख को वकील नहीं भेजा, वो क्या करने वाला है चुनाव आयोग केस। अरे मेरे केस का जवाब देने के लिए वकील तक नहीं भेजा चुनाव कमिश्नर ने, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया 24 घंटे में हाजिर होकर जवाब दे कि वकील हाजिर क्यों नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग ने वकील भेजा। वकील ने कहा कि मेरा रिश्तेदार मर गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने विश्वास नहीं किया, उसने कहा आपके जूनियर को भेज देते बताने के लिए कि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार मर गया, तो तुम मुझे एफिडेविट दो कौन मर गए, लिखिए जवाब दो, ले एफिडेविट दो। उसने एफिडेविट दिया, एफिडेविट में ये लिख कर दिया मरा नहीं था, बीमार था। बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने मरा इसलिए नहीं आया, और लिखित दिया बीमार था। तो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या मॉरलिटी है उसके खिलाफ में केस दायर करने के लिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के तहत लोकतंत्र को बचाने के लिए और कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स को रीबिल्ड करने के लिए पहल करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास में ये मोरालिटी नहीं है,
कि वो बोल सके कि हम किसी अरे किसी मेरे और के सवाल ऊपर, का कोई जवाब नहीं दिया आज तक। या सुप्रीम वो कोर्ट में देंगे भी दोबारा नहीं, पूछा गया, वो फिर दे भी मेरे नहीं जवाब सकते नहीं हैं। दिया। सुप्रीम कोर्ट के वो पास क्या जवाब देंगे। मॉरल है? सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग के पास क्या मॉरल है? बहुत बार ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट एजेंसी रहना चाहिए था, इंडिपेंडेंट एजेंसी ये इलेक्शन पार्टी कमीशन बन अभी गई, तो नहीं है फिलहाल। ये और वो पार्टी बन पॉलिटिकल गई। पॉलिटिकल या पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए लगते हैं इसको और एक्स्ट्रा पॉलिटिकल ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स पावर लगते जो हैं। दिया, अनियंत्रित पावर दिया, एक फौरी तौर पर रद्द होना चाहिए। चुनाव आयोग को जो अनियंत्रित पावर दिए गए हैं उसे रद्द करना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत ये चुनाव बड़ी आयोग पैमाने मांग में रहा जरूरत था है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने ये पावर उनको नहीं दिया, ऐसा कोई क्या पावर उन्होंने नहीं करेक्ट, दिया। या अभी अभी भी बचा कुचा जो भी विश्वास है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ये करना भी चाहिए। वैसा हमारा चुनाव कोर्ट केस आयोग ने पेंडिंग भी ये है मांग सुप्रीम कोर्ट के करना, सामने। चुनाव आयोग ने ये मांग करना कि हमारे विरोध में प्रचार करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर करने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। अधिकार होना चाहिए, वो ये उनका मांग कंटेम्प्ट अपने कंटेम्प्ट आप रिसीव में इस करने के लिए बात को बोलना सिद्ध चाहिए। करती है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या इसलिए वो ऐसी मांग कर रहे ये थे। बिहेवियर, या ये बिहेवियर बार बार ये बात को डाउट पैदा करने वाले उनके बिहेवियर है कि वो पॉलिटिकली स्टैंड लेते हैं और पब्लिक फेवर में वो काम नहीं करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज के रिसर्च में जो निकलता है बात, इंडियन करप्टेड स्टेट है, इंडियन पॉलिटी भी करप्टेड, इंडियन इज ए करप्टेड कंट्री है, ये बोलने में हमको बड़ी दिक्कत होती है बोलने के लिए। बट जो सच्चाई है, जो डाउट है, ये तो एक्सप्रेस जब जब तक नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या बल्कि जुडिशियल रिफॉर्म्स में नहीं आएंगे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट में मैं भी ये एक्सप्रेस करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक 50 पैसा के लिए भी जो आज के करेंसीज में प्रिंट भी नहीं होते, उतना भी मुझे यकीन नहीं है। और बल्कि बहुत सारे लोग भी इंक्लूडिंग फॉर्मर एमएलए एमपी जो इसके पहले मेरे साथ तो जो कांग्रेस के थोड़े मिनिस्टर्स बात करते, वो खुद भी बता रहे थे कि हम कोर्ट में गए तो क्या मिलने वाला है हमको। तो ये सारा डिस्ट्रेस जो है, इसको कोर्ट खत्म करना चाहिए, और वो खत्म करने का ये बहुत बड़ा मौका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी हम लोग सारे देश भर में इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पेपर टेल की विवाद की स्थिति में गिनती करने का जो आदेश है उस पर अमल करने के लिए चुनाव आयोग के विरोध में सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं सारे देश भर में। या अभी अभी हमको मशरफ साहब, अभी ईवीएम किसी भी हालत में वीवीपैट के साथ में, या वीवीपैट लगा या मत लगाओ, ईवीएम चाहिए ही नहीं हमको, क्योंकि ये ये बात सही ये है, डाउट। ये बात सही है कि ईवीएम नहीं चाहिए, मैं भी ये चाहता हूं कि ईवीएम नहीं चाहिए, मगर इसकी स्वाभाविक मौत जो है पेपर ट्रेल का लॉजिकल एंड करने के बाद आएगी। या करेक्ट है, वो भी इसका लॉजिकल आर्ग्यूबली वो एंड करेक्ट करना है। होगा। या इसका लॉजिकल एंड करने का तरीका यह है कि पेपर ट्रेल 100% लागू हो, उसकी रिकाउंटिंग हो, उसकी गिनती हो, 100% उसकी गिनती हो। हाँ गिनती हो। अगर रिकाउंटिंग में गिनती हो, हमारा ये कहना नहीं है कि काउंटिंग हो, हमने पेपर ट्रेल की काउंटिंग की डिमांड नहीं की, हमारी डिमांड रिकाउंटिंग की है। रिकाउंटिंग की, हाँ, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और या डिस्प्यूट शुरू होता है कि कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन करे, उसका एजेंट एप्लीकेशन करे, मतदाता एप्लीकेशन करे, तो डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और डिस्प्यूट शुरू होते ही रिकाउंटिंग का सिंपल मतलब है 100%, क्योंकि बैलेट पेपर में हाँ, 100% अभी होता था। अभी इलेक्शन कमीशन, आपको याद ही रहेगा, हमने एक चिट्ठी लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, शायद शायद आप ही लिखे थे चिट्ठी वो। वो लंदन वाले पर उस केस करने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं मेरे ऊपर करो। नहीं, आप अपना एक लेटर हम जब इलेक्शन कमीशन को दिए थे, हम ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शंस का जो रिकाउंटिंग रूल्स है, आपने इस तरीके का रूल्स क्यों बनाया जो किसी भी हालत में रिकाउंटिंग का डिमांड नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा रूल्स क्यों बनाया। तो इलेक्शन कमीशन ने हमको रिटर्न में रिप्लाई दिया। वो रिटर्न में ये कहता है कि टू टू अवॉइड द फ्रिवलेस रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स,
अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये जो एक भी डेटा उन्होंने नहीं है रूल फ्रेम कि किया श्रीकांत जी, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न रूल है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। यस करेक्ट 100%। रिटर्न में सबूत इलेक्शन है। कमीशन हर लेवल में सुप्रीम कोर्ट की वायोलेट कर रहा है। मैं ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन फिजिकल लेवल पर हाजिर करवाए कोर्ट में, या बिल्कुल और उनको हो उधर सकता से है। उधर ही जेल में भेज दे। ये तो कोर्ट उसके पास डिसाइड इतना करेगा। पावर है या कि फिजिकली हाजिर करवाए और उधर के उधर ही उसको जेल में भेज दे। अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सामने ये कंटेम्प्ट, तथ्य लिखित सामने आ कंटेम्प्ट जाते है। हैं तो ये बिल्कुल सुप्रीम एक कोर्ट करेंगे। चुनाव आयोग ने लिखित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो या न्यायपालिका को, वो भी सुप्रीम कोर्ट को, अपनी इज्जत, मान और सम्मान बचाने के लिए ये करना चाहिए। अगर ये एक भी घटना सुप्रीम कोर्ट कर ले तो सारे देश एक भर में स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जाना ताकतवर चाहिए लोगों को मैसेज आएगा कि इस देश में लोगों को, ताकतवर लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और देश में रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, ऐसा लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा अवसर है। अभी भी लॉ के किताबों में और कमेंट्री में हम पढ़ते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कोर्ट के जो डिसीजन था वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटीज को दिया कि इंडियन जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी ये इतना बड़ा डेमोक्रेटिक क्राइसिस पैदा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो ये काम करना ही पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन साफ साफ इधर हमको लिखित में दे रहा है कि विदाउट एनी डेटा, विदाउट साइंटिफिक स्टडी, विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉजिक, विदाउट इवन इम्प्लीमेंटिंग द वीवीपैट सिस्टम, दे आर क्लेमिंग दैट ये फ्रिवलस रिक्वेस्ट हम कंट्रोल करना चाहते हैं। बल्कि एक और बात ये है रिप्लाई, श्रीकांत जी, ये रिप्लाई के अंदर उनका ये हम ये कह सकते हैं कि फ्रिवलस इंटेंशन इलेक्शन कमीशन का है, कैंडिडेट्स का नहीं। हाँ बराबर बराबर। मैं दूसरी क्योंकि बात एक विदाउट डेटा कहना वो चाहता कैसा बोल हूं, सकते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इंडियन मीडिया ने ब्लैकआउट किया, करेक्ट। और 14 में, 13 में नहीं दिखाया, 14 में नहीं दिखाया, 15 में नहीं दिखाया, 16 में नहीं दिखाया, 17 में नहीं दिखाया, 18 में नहीं दिखाया, 19 में भी नहीं दिखाया। मगर लंदन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सारे देश के मीडिया दिखा रहे। इसलिए मैं इंडिया के मीडिया को अनुरोध करता हूं कि 8 तारीख के जजमेंट तो अब तो दिखाओ। 8 तारीख का जो जजमेंट है उसको दिखाओ, उस पर एडिटोरियल लिखो, उस पर कमेंट्री करो और भारत की जनता पर उपकार करो, जागृत करो। वो मीडिया डिबेट्स में भी संबित पात्रा जैसे वन साइडेड लोगों को या तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को बुलाकर उसका डाइल्यूट करने से अच्छा एक मीनिंगफुल डिबेट उसके ऊपर रखो और लोगों को जागृत करो। ये कौन सही है, ये फाइट करना मीडिया का काम नहीं है। क्या सच है, क्या सही है, ये दिखाने के काम मीडिया का है। और मीडिया खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर काम करता है। लोगों को जज करने दो, ये होना चाहिए। लोगों को जजमेंट करने दो, लोगों को जजमेंट करने दो, पर मीडिया खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, ये बहुत दुखदाई बात है। मीडिया के नाम से चलाते हैं। आज शायद लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ क्योंकि वो लंदन में हुआ। अगर वो भारत में होता था नहीं, उसको मार देते, हो ही नहीं सकता। उसको मार देते। वो वैसे ही भगोड़ा आदमी है, और वो भगोड़ा है इसलिए जीवित है, वो भागा हुआ है इसलिए जीवित है। और वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में बीजेपी के एक समर्थक ने कहा, बीजेपी के एक समर्थक ने कहा कि उसको इंडिया में आकर कहना चाहिए। तो वो भी गोपीनाथ मुंडे मुझे लगा कि वो इसलिए कह रहा है कि एयरपोर्ट पर ही उसको मार देंगे। हाँ, तो वो भी गोपीनाथ मुंडे बन जाएंगे ना। हाँ, इस देश में किलर्स लोगों के नियंत्रण में डेमोक्रेसी है। जो अभी एनकाउंटर में हत्याएं कर रहे हैं, फसाद में लोगों को मार रहे हैं। करेक्ट। एक फसाद में मार रहे, एनकाउंटर में मार रहे, और तो प्लानिंग बनाकर करवा के मार रहे। पाकिस्तान के लोग भारत में घुस रहे थे बॉम्बे में, आईबी को मालूम था,
सरकार अमेरिका ने आईबी के लोगों को पहले बता दिया था, फिर भी भारत सरकार ने उनको आने दिया और बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर 200-300 लोगों को मारने दिया। ये तो किलर्स लोग हैं। इंडियन डेमोक्रेसी को चलाने वाले लोग जो है किलर्स है। जब उनके पास पहले से सूचना थी तो उनको उधर के उधर मारा जा सकता था, रोका जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुशर्रफ साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हुए कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारत सरकार को पहले ही आईबी को और इनको पहले ही खबर दिया था। तो किलर्स लोग हैं। करेक्ट। जिनके नियंत्रण में डेमोक्रेसी है वो किलर्स लोग हैं। हैदराबाद का किस्सा भी वही बात है। हैदराबाद का किस्सा वही बात है। वो अलग अलग तरीके से अपने लोगों को मारते हैं, जैसा माल न्यूट्रिशन से मारते हैं, एनकाउंटर से मारते हैं, कई तरह से मारते हैं। के नाम से मारते हैं। कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री का आदमी है। कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री का आदमी है। मिलिट्री से आरडीएक्स लेकर गया। ये महान देशभक्त लोग हैं। मिलता है। इनके देशभक्ति की कोई मिसाल थोड़ी है, इसकी लिमिट थोड़ी है। ये तो इसके जैसे कोई महान भक्त थोड़ी देशभक्त है। ये तो बहुत ज्यादा महान भक्त है। देशभक्त लोग हैं। तो मैं दोबारा ये अनुरोध करता हूं न्यायपालिका को कि रेस्टोर्स ऑफ द कॉन्फिडेंस के लिए न्यायपालिका कृपा करके पहल करे या एक क्लोजिंग और लोकतंत्र को बचाने का काम करे। या एक क्लोजिंग रिमार्क में ये फाइनली ये कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग का रवैया सामने आ गया। उन्होंने डिनाई कर दिया केवल स्टेटमेंट। आरोपी केवल स्टेटमेंट कर रहा है। आरोपी केवल स्टेटमेंट कर रहा है। उसके पास उसके काउंटर करने के कोई सबूत नहीं है। अगर कोई आरोप कर रहा है तो उसके पास सबूत होने चाहिए काउंटर के। अगर आरोप करने वालों को सबूत मांगा जा रहा है तो सबूत उसको काउंटर करने वालों को भी सबूत मांगा जाए। चुनाव आयोग को भी सबूत मांगा जाए। मैं मांग रहा हूं, मगर वो सबूत मैंने पहले भी नहीं दिया, आगे भी नहीं देने वाला, क्योंकि वो अपराध करने वाली एजेंसी बन गई है चुनाव आयोग। इसलिए मेरा विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, इसलिए मेरा विश्वास केवल न्यायपालिका पर है। केवल अभी विश्वास और केवल वन सिंगल होप न्यायपालिका के ऊपर ही है। और न्यायपालिका खास करके पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई चुनाव आयोग को मिलने के लिए, मैं 5 मेंबरी कमेटी बनाने वाले लोगों को अनुरोध करता हूं कि नौटंकी बंद कर दे। और अभी जो पार्लियामेंट ओपन होने वाला है इस मुद्दे पर, तब तक पार्लियामेंट बंद करे जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मानूंगा ये तुम नौटंकी कर रहे हो। या अगर ईवीएम के मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट अगर बंद नहीं हुआ एक दिन के लिए भी, तो ये बात ये सिद्ध हो जाएगा कि ईवीएम के घोटाले में सबको ही शामिल है। ये लोग और जो है ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये खत्म हो। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि केवल लोगों के अंदर जो असंतोष पैदा हुआ है, चुनाव आयोग को मिलकर ये टोकनिज्म है। ये जाएंगे, चुनाव आयोग सुनेंगे और चुनाव आयोग सिंपल बयान देगा कि ये विरोधी पार्टी के लोग मिले थे, उन्होंने हमारे को बात कही, हमने उनको अपना हमारा कहना जो है हमने उनको कहा और हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खड़ा है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को नोटिस देने वाले हैं, लीगल कार्रवाई करने वाले हैं, इसलिए अपोजिशन पार्टी की कोई बात मानने की बात नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। दूसरी बात, विरोधी पार्टी के जो लोग हैं संसद बंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए न्यायपालिका को मैं अनुरोध करता हूं कि वो कल के कल पहल करे। ये मेरा अनुरोध है। और कल के कल मतलब कार्रवाई शुरू होते ही सारे देश भर में विश्वास पैदा हो जाएगा। रिस्टोर्स ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स जो है वो न्यायपालिका के कार्रवाई पर ही निर्भर करता है।
या ये डाउटफुल एक डेमोक्रेसी को बात चलाने करता का हूं कोई मतलब न्यायपालिका नहीं। को कि वो कल के कल कार्रवाई करे। या ये डाउटफुल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इन डाउट है। एक बार शरद जी राज्यसभा में ये उठाए थे, उसी दिन उनको ईवीएम के हमारे हमसे डायलॉग करने के बाद में पार्लियामेंट में जाके शरद जी ये मामला उठाए थे। और उसके बाद में मीडिया ने सारा उसको डाइवर्ट कर दिया कि उनके एक साउथ इंडिया वुमेन स्किन के ऊपर जो कमेंट था उसके ऊपर डिबेट लगा दिया, ओवरनाइट डिबेट लगा दिया, प्राइम ऐसा टाइम की हुआ, डिबेट लगा दिया। ऐसा हुआ था। या तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर मेरा तो जीरो विश्वास है मिश्रा साहब, क्योंकि आप तो जानते ही है पार्लियामेंट में एक कमेटी बिठाया गया था पार्लियामेंट ईवीएम के ऊपर पार्लियामेंट grievances। सार्वभौम है। पार्लियामेंट के पास में कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर है, नहीं, पावर है, बट और कुछ मुद्दों पर एक जुडिशरी के पास आरटीआई। पावर है। कुछ मुद्दों पर मैं सुप्रीम एक कोर्ट सिंपल सुप्रीम है, आरटीआई और कुछ मुद्दों मैंने पर मैंने एक सिंपल पार्लियामेंट आरटीआई सुप्रीम फाइल है। किया था। मैंने एक सिंपल आरटीआई फाइल किया था कि एक राज्यसभा कमेटी बिठाई गई थी लास्ट ईयर। ईवीएम के ऊपर जो भी ग्रीवेंसेस है, हर एक नागरिक ग्रीवेंसेस को लिख सकता था। तो मेरे जानकारी में जो जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट एनजीओ को सीसी मार्क लगा के राज्यसभा कमेटी को ईमेल लिखे थे, वो लगभग 8,000 के ऊपर ग्रीवेंसेस थे ईवीएम के खिलाफ में। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल राज्यसभा को मैंने पूछा कि आपके पास कितने लेटर्स कम्युनिकेशंस आए ईवीएम के विरोध में। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या क्या लेटर्स आए, वो लेटर्स में क्या है, वो सारे केवल आठ आपने हजार संख्या दस पूछा। हजार लेटर्स दो। केवल नंबर पूछा, और राज्यसभा से मुझे रिप्लाई मिलता है कि ये सीक्रेट है, नंबर संख्या देना सीक्रेट है। संख्या को सीक्रेट बताने का क्या मतलब है? हाँ, संख्या को सीक्रेट बता रहे हैं। वो संख्या को सीक्रेट बताने में क्या क्या सीक्रेसी है इतना? आरटीआई का एक्ट में तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा में रखने का या पर्सनल लिबर्टी को, हाँ, पर्सनल वो भी आइडेंटिटी मुद्दा को नहीं था। खतरा में रखने के लिए तो पाबंदी है। ये नंबर दिखाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर जो भी अपोजिशन है, रूलिंग है, इनके ऊपर तो उनके पास सारे अधिकार है। इसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई विश्वास करने का एक नया पैसे का रीजन भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बचा कुछ जो भी हमारे कॉन्फिडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी फेवरेबल ऑर्डर्स हमको दिया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में डेमोक्रेसी को डाउट में नहीं चलाना चाहिए। बस यही लॉजिक को लेकर कल के कल ही ईवीएम मशीन को अंटिल फर्दर जुडिशियल इंक्वायरी इसको रद्द कर देना चाहिए। आने वाले 2019 इलेक्शंस ईवीएम मशीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा हमको चलाना चाहिए। और मुझे आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, संगठन के शक्ति सारा हम इसमें वैसा हम 2013-14 से हम उग्र रूप से कर रहे हैं इसको। 19 के पहले देश भर में जागृत करने का और एक प्लानिंग बना के हम बहुत जल्दी अनाउंस करना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपके माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों को भी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि केवल टैंपरिंग के ऊपर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी और इलेक्शन का ट्रांसपेरेंसी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, ये प्रिंसिपल्स के आधार पे सोचो सभी लोग। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईवीएम मशीन हमारे लिए कोई फेवरेबल सिस्टम नहीं है। इसको निकाल के हम जैसा नीदरलैंड्स, जर्मनी और ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज ने जिसको जैसे डस्टबिन में फेंका था, हम स्वच्छ भारत बीजेपी का नारा है, पर स्वच्छ भारत वास्तव में तब होगा जब ये ब्राह्मण मुक्त भारत होगा और ईवीएम मुक्त भारत होगा। मेरा आखिरी कहना यह है कि हम लोग संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेटर एंड स्पिरिट अमल करने के लिए 5 मार्च को भारत बंद करने के लिए हम लोग ऐलान कर रहे हैं। क्या अभी जो हम लोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, आज रात में या कल सवेरे वो डॉक्यूमेंट हम रिलीज करेंगे। या इसके सारे देश भर में इसके ऊपर 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिकाउंटिंग किया जाएगा, रिकाउंटिंग करना चाहिए। ये जो ऑर्डर है उस पर अमल करने के लिए चुनाव आयोग विरोध कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग 5 मार्च को भारत बंद कर रहे हैं।
ये भारत बंद पूरे साउथ इंडिया में ये भी मैं अपनी आखिरी सफल बात होगा। कहना चाहता हूँ, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ये धन्यवाद। भारत बंद सफल होगा साउथ इंडिया में भी, खास करके पूरा देश में भी। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जागृत हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर सभी लोग सोचें और इसके ऊपर आवाज उठाएं। ओके।